So hello everyone, namaskar, adab, sat shri akal and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in mohabbat with the subject. So नोट डाउन करना स्टार्ट कर लेना और आज की क्लास के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा. सो बच्चा सबसे पहले यहाँ आ रहा है एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का. कंसीडर शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे चिपकू क्वेश्चन है, मतलब एकदम वैसे वाले क्वेश्चन है और धीरे धीरे एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 5 था, ये चैप्टर 6 है. तो 6.2 है, तो 6.2 में ना एक एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि चैप्टर मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया, अब ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं. और यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल के साथ इस तरीके से लगा हुआ है एक खूबसूरत सा गैल्वेनोमीटर. कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर. आप चाहते हो कि इस गैल्वेनोमीटर में बड़ा डिफ्लेक्शन हो इसी सिचुएशन के अंदर. तो देखो बच्चा, बहुत सारे तरीके हैं लार्ज डिफ्लेक्शन को करने के लिए. एक तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि अगर ये कॉइल यहाँ जाएगा या ये इसके तरफ आएगा तभी फ्लक्स में चेंजेस होंगे, बिकॉज जब ये इसके नज़दीक जाता है बच्चा तो इसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो जाती है, और जब इसके साथ लिंक होती है तो फिर लेंजेस लॉ के हिसाब से इसमें जो चलने वाली करंट है उससे बनती मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट है तो ये उसका अपोज करेगा, डिक्रीमेंट है तो ये उसका अपोज करेगा. मतलब ये इसके पास जाए या ये इसके पास जाए या दोनों का रिलेटिव मोशन हो तभी ये चीज़ हो सकता है. तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को आप स्पीडली कर लो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो. रिलेटिव मोशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो बहुत तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, एंड यू नो दैट E इक्वल टू d∅dt. जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना तेजी से करंट आएगा. यही तरीका हो गया. दूसरा है बच्चा, पूरा खेल फ्लक्स के चेंज का है, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब है φ इक्वल टू b इंटू ए, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के साथ लिंक होगी तो ऑफकोर्स वो बढ़ जाएगी. जैसे मैं कहता हूं यहां से निकलने वाले फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर मुझे फ्लक्स बढ़ाना है तो मैं यहां पर एक आयरन रॉड रख दूं, तो आयरन रॉड के रखते ही क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके साथ लिंक हो जाएगी. यानी अगर आप यहाँ पर एक रॉड रख देते हो, आयरन रॉड कंडक्टर रख देते हो, तो फिर फ्लक्स बढ़ जाता है, और फिर फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ बढ़ेगा, एंड ईएमएफ के बढ़ जाने से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका करंट भी बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर आप एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दीजिए. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट करना. ठीक है, तीसरा एक और चीज़ हो सकता है बच्चों कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ ये दोनों ही सिचुएशन के अंदर यहाँ बैटरी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं जरा सोच करके देखिए कि आप और क्या कर सकते हो. एक तो आपने रिलेटिव मोशन बढ़ा दिया, आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया. दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चा, रिलेटिव मोशन और आयरन रॉड के साथ और तीसरी क्या चीज़, हाँ ये हम कर सकते हैं. बैटरी यहाँ गिवन नहीं है, तो अगर मैं हाई वोल्टेज का एक सोर्स ले लूँ तो हम यहाँ जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज का एक सोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर. ठीक है, चलो ये चीज़ें हो गई, पहले का आंसर हो गया. और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कमेंट कर सकते हो. नंबर 2 पर है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट. आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके नज़दीक आने से या इसके नज़दीक जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से जानकारी प्राप्त कर ले रहे हो. पर जस्ट इमेजिन कि अगर ये गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा. तो सेकंड का आंसर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक बल्ब लगा दो. क्या लगा दो, एक बल्ब लगा दो. अगर यहाँ पर आपने एक बल्ब लगाया और वो इसके पास आने से फ्लक्स में चेंज हुआ, इसके अंदर जो है फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ आई, ईएमएफ से करंट आया तो ये चालू हो जाएगा. चालू हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यार करंट है, इंड्यूस करंट है, अदरवाइज नहीं है. तो बहुत ही सिंपल है पहला क्वेश्चन. आप चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है. 6.2 देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. तो एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर L मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर. डेटा लिख लो तो आइडिया आ जाता है. एंड रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, दैट इज 0.5 ओम. ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है. उसके बाद कहता है प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. तो देखिए जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट. तो एक कॉइल लीजिए, जैसे कि मैं कॉइल इसे मान लूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन टूटा फूना गरीब इंसान का मोबाइल फ़ोन. तो अगर मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ बच्चा लोग, क्या बोल रहा है फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन. वर्टिकली मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टली बोलता है तो ऐसे, वर्टिकल रखा है तो ऐसे. तो यहाँ पर आपको ये प्लेन इस तरीके से दिखाई देगा. 3D में मैंने दिखाया, हालांकि अगर ऐसे रखो तो सिर्फ एक चीज़ दिखाई देगी, है ना. तो कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो इसमें नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है. करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है.
और बच्चा वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया है वो है 0.10 टेस्ला। ध्यान रखना क्योंकि यहीं पर ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैं आपको पूरा फील कराऊंगा। फिर कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.70 सेकेंड, यानी डेल्टा टी जो है वो 0.70 सेकेंड है और मैग्नेटिक फील्ड फाइनली 0 है, मतलब B2 मतलब फाइनल, ये आपका 0 हुआ। तो इनिशियली कितना था, ये वाला इनिशियल वैल्यू था, फाइनल आपका ये हो गया 0। फिर कहता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड द करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। हमें आई निकालना है, आई तभी निकलेगा जब हमारे पास EMF होगा। EMF हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से, करेक्ट बात है। तो आइए बहुत ही सिंपल, E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस में n के साथ, नहीं गिवन है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की जगह पर आप क्या लिखोगे, फाई 2 माइनस में फाई 1 अपॉन में डेल्टा टी। चल बच्चा फाई 2 की जगह पर क्या होगा, B डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। वेयर इज B? B is basically in this direction, करेक्ट, राइट है। अच्छा, और एरिया कहाँ है बच्चा लोग, एरिया है ना सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये ऐसा है तो एरिया ऑफ कोर्स ऐसा होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री पर है पूरा का पूरा। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा तो एकदम बिच्चो बीच है बच्चा, तो ये 45 और ये भी कितना 45। दैट मीन्स B और A के बीच में जो है एंगल कितना है 45 डिग्री। तो जब मैं फाई 2 की जगह पर लिखता हूं B डॉट A, इट वुड बी BA cos थीटा। अब एरिया कॉमन है क्योंकि दोनों में आएगा, खाली B2 और ये चेंज होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा A cos थीटा बाहर, देन B2 माइनस में B1 अपॉन में डेल्टा टी। ये सब सारी चीजें किताबों में पढ़ोगे समझ में कम आएगा बच्चा, यहाँ पर फील कराया कि कैसे ऐसा होता है। फिजिक्स में हमेशा आप डायग्राम बना लो ना, आपको मजा आ जाएगा। सारी बातें क्लियर है। अब आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है, आपको अपना हाथ चलाना है, कैलकुलेटर चलाना है, देन इजीली यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको यूज कर लीजिए या फिर आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी पर रखा है मैंने। एरिया इज गिवन, अच्छा B2 जैसे रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन इजीली यू कैन गेट योर आंसर। देखिए सारा का सारा कैलकुलेशन आप कर लेंगे बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा। और EMF जैसे ही आ गया तो I कैसे निकालते हैं, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ V बाई R से, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा क्या है यहाँ पर EMF, सो EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चलिए एग्जांपल नंबर 6.3, लेट्स अंडरस्टैंड। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी बच्चों हमें रेडियस दे रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स है, ये आपका आ गया कैपिटल N 500 टर्न्स, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस भी दे रखा है। देखो ऐसे डेटा लिख लोगे ना तो चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसान है। रेजिस्टेंस 2 ओम, और कहीं पे भी दिक्कत आती है लेक्चर्स को फॉलो करिए, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इज प्लेस्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना। कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनाऊं, ऐसे बना देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, आप बहुत बड़े हो गए, विशाल का शरीर है आपका, और आप धरती माता को देख रहे हो ऐसे, चुड़ैल की तरह हंसी आ रही है आपको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हॉरिजॉन्टल टू द सर्फेसेस, पूरे सर्फेस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब पढ़िएगा फिर से लाइन क्या लिखा है। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है, टर्न्स है, रेजिस्टेंस है, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब इसको आप सर्कुलर समझिए, अगर धरती माता ऐसे और मैं इसको ऐसे रख देता तो इसका प्लेन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। बट अभी कैसा रखना है, ऐसा रखना है, ऐसे कहीं पर भी रख दो। तो ये मैंने इसको इस तरीके से रखा, मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको समझ में आए। 3D में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कॉइल हो गया हमारा। अब क्या कहता है कि इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, मतलब कि यही इसका डायमीटर हुआ, ऐसे तो हुआ ना बच्चा। अभी इसका डायमीटर मतलब कैसा है, ये है, ये यहाँ से जो जा रहा है ऐसे, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे है रिंग, तो फिर ये ऐसे घूम रहा है। वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। तो मुझे बताइए पहले थीटा 1 कितना है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एरिया हमेशा सरफेस के कहाँ होता है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बच्चा लोग, तो एरिया हमारी ऐसे हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में पहले थीटा 1 कितना हो गया, 90 डिग्री, करेक्ट बात है। सो थीटा 1 आपका हो गया 90 डिग्री। फिर जब आप इसको 180 डिग्री का टर्न दे दोगे तो एरिया आपका इधर आ जाएगा, शायद मैं गलत जा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो आपका थीटा 2 भी आपका 90 डिग्री ही बनता हुआ दिख रहा है। मुझे एक बार क्वेश्चन को चेक करने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग। सो बच्चा लोग देयर वॉज अ चेंज इन द क्वेश्चन, बिकॉज अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाते तो फिर जो मैं बोल रहा था वही होता, EMF निकलता ही नहीं।
ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, प्लेन नहीं है, यहाँ पर एक्सिस आएगा। अब देखिए एक्सिस जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से जाऊँ तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले देखा था, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन इसको कर लीजिएगा। तो एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर पैरेलल कर दीजिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये बना रहे हैं ऐसे वर्टिकल, तो प्लेन का एरिया वेक्टर यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ सरफेस पे यही होती है। तो जो आपका बी है और जो आपका ए है के बीच में θ1 इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। तो यहाँ पर 90-90 हो जाता तो पॉसिबल ही नहीं था, करेक्ट। तो θ1 आपका 0 डिग्री है। फिर क्या कहता है 180 डिग्री का टर्न दे दीजिए। तो जो एरिया वेक्टर ऐसा है ये अपने डायमीटर के अबाउट चल रहा है, तो फिर आप इसको ऐसे टर्न मारेंगे तो फिर एरिया नीचे आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर यहाँ होगा, तो फिर पूरा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एरिया नीचे जा रहा है। सो θ2 इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो ये आपके सारे के सारे डेटा अपने पास आ चुके हैं। अब देखिए क्या बोलता है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इट्स वेरी सिंपल नाउ। तो हमें ईएमएफ चाहिए, तो जैसा कि टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो माइनस में डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी कर देंगे। फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। क्या बी कांस्टेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, एरिया कांस्टेंट है, हम दोनों को बाहर कर लेते हैं। सो माइनस में बी ए, फिर cos θ2 माइनस में cos θ1 एंड देन डेल्टा टी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। नाउ इट्स वेरी सिंपल, बी आपके पास में है, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि कॉइल है। कॉइल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। cos θ2 कितना होगा, cos 180, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 180 की वैल्यू -1, और cos θ1 आपका कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये सारे डेटा रखेंगे तो आपको प्लस में मिल जाएगा ईएमएफ। जैसे ही ईएमएफ आ जाए, नाउ इट्स वेरी सिंपल बिकॉज वी हैव रेजिस्टेंस, सो इजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। सो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R, दैट्स इट। चलिए ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सही करोगे तभी होगा। और फिर यहाँ पर cos 180 डिग्री दिया है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार ये पूछा गया है, नीट में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ। मेरे अगर वार्म अप मैच के प्लेलिस्ट आप देखोगे तो भी वहां पर ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं फिजिक्स के बताता हूँ जहां पर इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर है ना सभी जगह बताना, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंजेस लॉ। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये ऐसे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो बोलो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, करेक्ट बात है। तो अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, तो सिस्टम यानी कि लेंजेस लॉ हमेशा क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूंगा, मैं एक ऐसा करंट बना दूंगा जो फ्लक्स का अपोज करे, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करे। तो अगर बच्चा लोग ये यहाँ पर अंदर की तरफ आता है, तो देखो ऑलरेडी बाहर की तरफ क्रॉस क्रॉस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाले डायरेक्शन में। हम चाहते हैं फ्लक्स घटे, हम क्या चाहते हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए में फ्लक्स घटे, क्योंकि फ्लक्स अभी बढ़ रहा है इसके अंदर आने से, क्योंकि बी बढ़ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा एरिया अंदर आ रही है। तो आप क्या चाहोगे, फ्लक्स घटे, और फ्लक्स को घटाने के लिए बी को कमजोर करना पड़ेगा। बी को कमजोर करने के लिए हमें इसमें से एक ऐसी करंट फ्लो करानी पड़ेगी जो क्रॉस ना होके क्या हो, डॉट हो, क्योंकि क्रॉस और डॉट, क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, तो दोनों ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे, जिससे हमारा फुलफिल हो जाएगा डिजायर थिंग्स कि हम फ्लक्स को कम करना चाहते हैं। तो अब मुझे इसमें से डॉट की करंट चाहिए। डॉट का करंट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब होता है बच्चा कि इसमें से ऐसी करंट फ्लो होनी चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए ऐसी करंट, जो कि है मेरा कौन सा डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डी ए बी सी एंड देन अगेन डी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें, कैसे पता चलता है करंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो ये देखिए आप अपना थंब ओपन करिए, ये लूप के डायरेक्शन में अपने 4 उंगलियां रखा, आपने थंब बाहर कर दिया, तो थंब बाहर, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ है। तो पहले से क्रॉस है, इससे बनने वाली करंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ओवरऑल आपका घट जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, और यही आप चाहते हैं। अब इसका आंसर सोचिए क्या है, इसका आप करेंगे, इसका एक मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए ये जो है ये बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका फ्लक्स क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के हिसाब से ये घट रहा है फ्लक्स। अगर फ्लक्स की वैल्यू घट रही है तो आप क्या चाहेंगे, फ्लक्स बढ़ जाए। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको इसमें से ऐसी करंट फ्लो करानी पड़ेगी जो बाहर वाले क्रॉस के जैसी ही हो, यानी आपका थंब कहां होना चाहिए, करंट ऐसा हो जिससे थंब कहां जाए, अंदर की तरफ, क्योंकि यही थंब आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
राइट तो अगर मैं ऐसे करंट फ्लो कराता हूं इस वे में, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज, यस दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे। तो बच्चों जब मैं बी ए सी में अपनी 4 उंगलियों को रखूंगा तो मेरा थंब गायब हो गया, नहीं कटा नहीं है बच्चा लोग, जीवित है, थंब जीवित है। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसमें जो करंट चलेगा वो होगा बी ए सी एंड देन अगेन बी, दैट्स इट। तो इस तरीके से अब आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6.5, अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। बढ़िया सवाल है, ध्यान देना। 3 सवाल यहां पूछ रहा है कि एक क्लोज लूप है इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ 2 परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। देखिए लूप फिक्स्ड है, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ के बीच में वो भी फिक्स्ड है। कैन द होप टू जनरेट द करंट इन द लूप बाय यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी महंगा से महंगा मैग्नेट लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कॉइल की एरिया चेंज हो रही है, ना ही तो नॉर्थ और साउथ के बीच में बनने वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड लगातार वैरी कर रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स पर कोई असर नहीं होगा, तब तक आपका ईएमएफ नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होता ईएमएफ नहीं आता, ईएमएफ नहीं आता करंट नहीं आता, करंट नहीं आता तो लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर में कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट नंबर 2, बी वाला, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। तो 2 कैपेसिटर के बीच में, ये कैपेसिटर है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बच्चा लोग इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो कहता है कि एक क्लोज लूप है, मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप when it is fully inside the region between the capacitor plate which is parallelly outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop। इन दोनों का ही आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका रीजन है, डू यू रियली थिंक दैट दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अगर मैं ऐसा बोल रहा सवाल यहाँ पे कि अगर मैं इसके अंदर ऐसे लूप को डाल भी दूं ऐसे और फिर बाहर निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को सपोर्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन to generate a induced current there must be a change in flux, phi is equal to b into a, but there is no b, there is e, so इसका आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में लूप को ऐसे लाके खेलते रहिए, कोई भी चीज का ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सी, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लूप है वो बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, एक सर्कुलर लूप है वो बाहर जा रहा है। सवाल कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, दोनों को कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर लेके जा रहे हैं। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन एंड द फील्ड नॉर्मल टू द लूप। देखिए यहाँ पर क्रॉस है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मल है, मतलब लूप के प्लेन से, सर्कुलर के प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब बच्चा जब ये बाहर जाएगा ना, तो आप सोचिए कि हर एक सेकेंड में इतना हिस्सा बाहर जा रहा है, क्या हर एक सेकेंड में जो हिस्से हैं उनकी एरिया सेम बाहर जाती हुई दिखेगी जब ये लूप बाहर जाएगा? तो यस, यानी फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट होगा। अगर फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ भी कांस्टेंट हुआ कि नहीं? लेकिन जरा इस सर्कल को सोचिए, जब ये सर्कल का इतना हिस्सा बाहर जाएगा तो इतनी एरिया काउंट हुई, थोड़ा और बाहर निकला तो एरिया इतनी काउंट हुई, थोड़ा और बाहर हुआ तो इतनी एरिया काउंट हुई। तो आप देख रहे हैं कि लगातार पहले एरिया बढ़ रहा था फिर एरिया घटते जा रहा था। तो इसमें इरेगुलरिटी ऑफ एरिया इरेगुलरिटी ऑफ फ्लक्स को जन्म देता है, और फ्लक्स में लगातार वेरिएशन से आपको ईएमएफ अलग अलग मिलेगा, ना कि कांस्टेंट मिलेगा। करेक्ट? ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, आपके नीट एग्जाम में भी आ चुका है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो मैं इसको आपके लिए वापस बना भी देता हूं। यहाँ पे नॉर्थ है बच्चा लोग, यहाँ पे आपका साउथ है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है प्लेट ए एंड बी। और आप एक चीज और ध्यान दोगे, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। आप ध्यान दोगे बच्चा तो ये जो एक्सिस है ना, वो यहां से देखने पर यहां पर गायब है, मतलब कि ये हिस्सा कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये लाइन यहां से गायब है, मतलब ये ना फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट मतलब लूप को जो ऐसे रखा है ना, ये वाला थंब साइड का ये हिस्सा, और ये इधर है। समझ गए? ठीक है। सवाल क्या कहता है कि प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फिगर।
अच्छा कैपेसिटर है भाई साहब, शुरू में चार्ज डिस्चार्ज नहीं दिया है तो कुछ ऐसा मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा, कैपेसिटर चार्ज वाला तो होगा तो पहले से करंट फ्लो कर रहा होता, बट ऐसा नहीं है, कैपेसिटर शुरू में डिस्चार्ज है ही नहीं उसके अंदर चार्ज, ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि ये पूरा खेल इंडक्शन का है। अब जरा सोचना ध्यान से बच्चा कि जब हम इसको इधर लेकर के आते हैं या इसको इधर लेकर के आते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पॉइंट्स, जब मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूं तो इस कॉइल में फ्लक्स बढ़ जाएगा, करेक्ट बात है। सिस्टम क्या चाहेगा कि फ्लक्स का अपोज करो, बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करो, तो फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा, मतलब कि यहां पर भी ना बच्चा लोग साउथ पोल जन्म लेगा। साउथ पोल की खास बात देखिए कि इसमें एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया तरीका, जैसे ये देखिए ये है, ठीक है, अगर करंट इसमें कुछ इस तरीके से चल रहा है तो बच्चा लोग प्लीज ध्यान देना कि अगर ऐसे करंट चल रहा है तो एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप अपनी 4 उंगलियों को ऐसे रख रहे हैं, थंब जो है बच्चा लोग वो बोर्ड के अंदर है, तो ये जो लूप से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ, आपकी तरफ साउथ फेसिंग हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं सही जा रहा हूं, जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ, एक तरीका आपकी किताब में ही है, उसको देखा है तो मैं सोच रहा हूं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दूसरा आपकी किताब का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन में काम आता है। अगर क्लॉकवाइज करंट चल रही है, 4 उंगलियां हमने रखा करंट के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, तो थंब कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, बोर्ड के अंदर घुसी और फिर घुस के ऐसे बाहर निकल करके ऐसे आई। तो ये जो साउथ दिखा रहा है ना, ये साउथ, इसका मतलब है कि ये ऐसे एक मैग्नेट बन गया, ऐसे करंट चल रही है तो एक मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है, यहां साउथ है यहां नॉर्थ है, ये साउथ आपके साइड में है। सेम बच्चों यहां हुआ, अगर यहां साउथ है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये कॉइल में अपने आप इस मैग्नेट के साइड में इस कॉइल से बनने वाले या इंड्यूस्ड मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ताकि साउथ साउथ रिपेल करे, ताकि ये मैग्नेट दूर जाए, ताकि फ्लक्स में कमी आए ना कि फ्लक्स बढ़े। लेंजेस लो क्या कहता है, फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करो, फ्लक्स में चेंजेस कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, सिस्टम घटाएगा, घटाएगा कैसे, जब अपोज करे, अपोज करने का मतलब इसमें से एक ऐसी करंट बहेगी जो कि यहां पर साउथ की तरह बिहेव करेगा, इसका ये साइड साउथ की तरह होगा, करेक्ट बात है बच्चा, बिल्कुल सही। और ये वाला जो पार्ट अगर यहां से मैं देखूंगा तो वही नॉर्थ हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉर्थ और फिर ये इधर जा रहा है, तो नॉर्थ है तो वो नॉर्थ बनाएगा ताकि इसको रिपेल कर दे। तो बच्चा अगर मैंने ये बनाया ऐसा, यहाँ पर साउथ हो रहा है, तो देखिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, बट अब यहाँ ध्यान रखना क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही आपका होता है हमेशा करंट का डायरेक्शन, तो ये आपका प्लस हुआ क्योंकि यहाँ पर ऐसे चल रही करंट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ए प्लस होगा बी माइनस होगा। प्रॉब्लम जरा से भी हो बच्चा लोग प्लीज कमेंट करना, मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा 60 सेकंड का, स्पेशली एनसीईआरटी का ये। लेकिन अगर मेरे शब्दों को आपने ध्यान से सुना है, ट्रस्ट मी आपको मजा आ जाएगा। प्लीज मेरे शब्दों को फिर से पीछे रिवाइंड करके सुनिएगा, जो भी मैंने बोला आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा, और दिक्कत हो तो कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही है, इसको हम डिराइव भी कर लेंगे कि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि एक ना रॉड है ऐसे, वो यहाँ पर हिंज्ड है, फिक्स है, और ये वाला एंड जो है वो ऐसे टर्न ले रहा है बच्चा लोग, लगातार ओमेगा जितनी रफ्तार से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कटेगी, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसका एक शॉर्टकट ही बताता हूँ और एक बढ़िया मेथड ही बताता हूँ। जैसे ये रॉड है, ठीक है, तो रॉड के सारे पॉइंट एक ही रफ्तार से घूमेंगे, जब वो घूम रहे होंगे तो ओमेगा तो इनका सबका क्या होगा, सेम होगा, पक्की बात है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे टुकड़े टुकड़े घूम रहे हैं, टुकड़े बोल रहा हूँ, बड़ा को रफ हो जाता है, बहुत लोग कर देते हैं, हमसे पहली बार हुआ। तो यहाँ से आर जितने डिस्टेंस पर जाइएगा, है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, दैट इज डी आर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से घूम रहा है, तो ये छोटा सा टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली घूमेगा तो मोशनल ईएमएफ आएगा, वो मोशनल ईएमएफ बी वी डी आर होगा। छोटा टुकड़ा था, लेंथ डी आर था, इसलिए ईएमएफ भी छोटा हुआ, दैट इज डी ई। जब डी होता है तो इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट। नाउ बी, वी इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज आर इनटू ओमेगा, एंड देन वी हैव डी आर, एंड देन वी हैव डी ई।
DE से मुझे E पे जाना है तो मैं ऑफकोर्स इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो B ओमेगा आर डी आर। देखिए लेंथ आर डी आर, आर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कैपिटल आर हो सकता है, स्टार्टिंग में आपका जीरो होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो टू कैपिटल आर। सो द फाइनल आंसर इज बी ओमेगा एंड देन वी हैव आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी को आप अगर आपका रॉड का लेंथ दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर EMF। इट्स डैम इजी, इसे याद भी रखना। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जो EMF होता है बच्चा लोग, वो होता है BVL, और ये जो B होता है ना, V होता है, उसको हम एवरेज लेते हैं। एग्जाम में ये मत करके आना, मार्क्स कट जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा या एल ओमेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा आर है ना, तो जो आपका V एवरेज है वो आपका 0 प्लस में आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 एंड देन L, यानी कि हमारा R ले लिया हमने, रेडियस ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। सो फाइनली वी हैव B ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द EMF। नाउ इजीली यू कैन प्लेस ऑल द वैल्यूज। आपके पास B है, ओमेगा है, R है, यानी कि L है, 2 तो 2 होता ही है, रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 157 वोल्टेज निकल करके आता है पूरा कैलकुलेट करने पर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल वेरी इंटरेस्टिंग। अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पॉक्स, मतलब कि पहिया, उसके अंदर 10 स्पॉक्स है, मतलब तीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। सोच करके देखो बच्चा, क्या ये सबके सब तीलियां जब ये घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सवाल पढ़ लिया ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेंगी तो EMF पूछ रहा है आपसे। अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी तीलियां दे दिया है। जब ये सबके सब घूमेंगे तो जाहिर सी बात है सबके अक्रॉस EMF आएगा। सोच के देखो, क्या वो EMF B ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 या फिर R स्क्वायर बाई 2 होगा? आंसर है यस। क्या सबका EMF सेम होगा? आंसर है यस। क्या ये सबका EMF 10 के 10 का मिला करके जुड़ेगा या एक जैसा होगा? इसके आंसर को समझने के लिए आप सबका कनेक्शन देखिए। क्या सब लोगों का एंडिंग, अगर मैं यहां पर एक वायर निकालूं, कह दूं ये पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, तो देखो इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब कॉमन पॉइंट है, दैट इज B। तो ये तो वो बात हो गई कि A और B के बीच में ऐसे 10 EMF हैं। क्या ये सबके सब पैरेलल है? आंसर है यस सर। अगर ये पैरेलल है सो पैरेलल में EMF एक जैसा रहेगा, वोल्टेज एक जैसा होता है, चेंज नहीं होता, यानी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी एज इट इज B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। सिंपली प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो राइट, ये देखिए अगला सवाल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1, तो एक का स्मॉल रेडियस है R1 एंड द अदर of the large radius R2 such that R1 is less than R2 are placed coaxially with the centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. Please concentrate करना बच्चा। यहाँ पर दो कॉइल इस तरीके से रखे हुए हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरा भी इसके साथ इसी तरीके से ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो है क्या आपका R2। अब हमें बताना है ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, किसी एक कॉइल में से करंट फ्लो करा देते हैं। मैंने बाहर वाले में से करंट को करवा दिया, फ्लो करा दिया। अब अगर मैंने बाहर वाले में से करंट फ्लो कराया तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या जनरेट होगी, क्योंकि ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो म्यू नॉट, क्या लेंथ वगैरह कुछ दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ द स्मॉल रेडियस R1 अदर ऑफ द लार्ज रेडियस R2 सच दैट R1 R2 प्लेस कोएक्सियली विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग ऑब्टेन द म्यूचुअल एंड। तो फिर उसकी चिंता ही नहीं करनी, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 है और बीच वाले में जो अंदर है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना N2 है। तो ये आपका हो जाएगा N1 विच इज कैपिटल N1 डिवाइडेड बाई L एंड देन आपका I। अच्छा B मिल गया, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू A। B कितना बच्चा लोग? म्यू नॉट N1 I एरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों, जो बाहर से अगर आपने फ्लो कराया है तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो अंदर आकर के लिंक करे, वही तो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी बनी जाती है ना। अरे यार आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग,
गलती हर कोई करता है, लेकिन जितनी जल्दी गलती को आप पकड़ लो तो गलती बहुत बड़ी गलती से बच जाती है। मेरे दिमाग में म्यूचुअल इंडक्टेंस आते ही जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था वो चलने लगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर हालांकि पढ़ा, लेकिन दिमाग में म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी चल रही है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी कुछ ऐसा ही है और बाद में वो प्रूफ किया गया है कि किसी में भी कॉल से करंट फ्लो कराओ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। तो चलिए आइए देखिए, अभी तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो यार, बहुत ही सिंपल। सो ये आपका R2 और ये आपका R1, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करा दो। तो वही तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। चेंज ये हुआ, अभी सोलेनॉइड नहीं है, सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है बच्चा लोग, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं करूंगा। I अपॉन में 2 एंड देन R2, बिकॉज बाहर वाले में से करंट चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये आएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, अब फ्लक्स निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू B इंटू ए, बी आपका हो गया म्यू नॉट I अपॉन में 2R2। एंड व्हाट अबाउट एरिया? द एरिया किसका लेंगे आप? अंदर का। ये ध्यान रखिए हमेशा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम कहानी क्या पढ़े, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जिसमें से करंट फ्लो करता है हम हमेशा फ्लक्स दूसरे का लेते हैं। तो अंदर वाले के लिए आपका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। नाउ वेरी सिंपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? फाई बाई आई। पाई कितना है? तो यहाँ से आई को डायरेक्ट हटा दूं तो ये आपका हो गया म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो वी हैव म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 2R2। चलो बच्चा डन, आगे बढ़ता है। यस, म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 2R2। All right, next 6.10 है, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area and length L of the solenoid. Obtain the expression for the magnetic energy। तो फिर एनर्जी का हमें निकालना है सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा। फिर उसके बाद बताना हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो वी हैव टू प्रूव कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा सोलेनॉइड के अंदर। तो बच्चा जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जब दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है E स्क्वायर 1/2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दैट वाज द एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे रिलेटेड एनर्जी क्या होगी, मतलब बेसिकली आपको ना एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 Li का स्क्वायर विच इज एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई L। पक्की बात छे। यहाँ से मैं I को सब्जेक्ट बना लेता हूँ, यार ये मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं स्लाइड पर आ जाता हूँ। फिर से देखिए, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज एनर्जी 1/2 Li स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसको इक्वेशन 1 ले लो, क्या होता है? म्यू नॉट NI, राइट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। I को सब्जेक्ट बनाइए, तो BL डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एंड देन N। मैं आगे यहाँ पर I को यूज करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज दिस कैपिटल L? तो कैपिटल L इज द सोलेनॉइड का इंडक्टेंस, जो कि इसी चैप्टर में आपने डेराइव भी किया है। तो म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में L। जिस बच्चों को ये याद करने में दिक्कत हो तो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस आते हैं, उसमें मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, नानू डिवाइडेड बाई L। नाना से प्यार करते हो ना आप लोग? हाँ, तो नानू, आप बोलोगे सर ये क्या है? तो नानू में N इंटू N, नानू NaNu, यहाँ लिखूँ तो NaNu डिवाइडेड बाई L। सी दिस इज म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। नानू से प्यार करते हो ना, लव है, तो L, दैट्स इट। अब मैं इन दोनों वैल्यू को उठा करके बच्चा लोग कहाँ प्लेस करने वाला हूँ? इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान दीजिए, सो रो बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया इंटू लेंथ, नीचे वाला L। L की वैल्यू हो गई म्यू नॉट, ठीक है, N स्क्वायर A एंड डिवाइडेड बाई L, ठीक है। एंड देन I का स्क्वायर, I ये है बच्चा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का स्क्वायर एंड देन N का स्क्वायर। ओके, चलो आप जो कटे काट दो। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए क्या कट रहा है। N स्क्वायर से N स्क्वायर कट गया, एरिया से एरिया कट गया, और कुछ L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, और कुछ म्यू नॉट से ये कट गया। बचा क्या? B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में,
दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड, या सोलेनॉइड की जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम में वो ये है। और जो आपने पहले निकाला था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज 1/2 E स्क्वायर एंड देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट। चमकीला, वेरी गुड बच्चा लोग। सो दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं एंड आगे हम चलते हैं 6.11 करते हैं। कमला पसंद आजकल बहुत सारा बॉलीवुड वाला ससुरा ऐड बनाता है। कमला पेडल्स मारती है स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स। तो कैपिटल एन दे रखा है बच्चा, एरिया दे रखा है बच्चा, द कॉइल रोटेट्स एट अ हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? It's very simple, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला ही है NAB ओमेगा फिर साइन ओमेगा टी। तो अगर मुझे V मैक्सिमम चाहिए सो दिस इज V मैक्सिमम, और यू कैन से द EMF मैक्सिमम विच इज NAB times omega. All the values are given, right? Area is given, number of turns is given, magnetic field is given, and omega is given. Just place the value, you'll get your answer बच्चा लोग। NAB ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2πf है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 2π एंड देन f, फ्रीक्वेंसी दे रखा था ना हाफ। चलिए तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है खत्म। अब हम एंट्री मार रहे हैं एक्सरसाइज में। चलिए बच्चा, थोड़ा सा डायग्राम की शार्पनेस के लिए हम वापस स्लाइड पर आ गए, तो अब यहाँ जो लिखेंगे वो मिट जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मैं एक एक्सप्लेन करूंगा, बाकी का आपको खुद प्रैक्टिस करना है बिकॉज दैट इज वेरी इजी। एक अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज बाकी सब के सब एक जैसे हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंजेस लॉ का पक्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंजेस लॉ को पक्का करने के लिए आप खाली लिखो कि लेंजेस लॉ एक्सप्लेनेशन बाय SSP सर। मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चा लोग, खैर मैं वहाँ पर आता हूँ, आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। इसके एक डायग्राम को अच्छे से थोड़ा जूम आउट करके बनाते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो जो P है वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, ऐसे गया हुआ है ना, फिर ये इस तरीके से राइट, और ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है। सो बेसिकली ये वाली जो एंडिंग है बच्चा वो Q के साथ कनेक्टेड है। दिस इज Q, दिस इज P एंड बीच में यहाँ कहीं पर R दिखाई दे रहा है, ये आपका R है। सवाल यही आपसे कर रहा है बच्चा कि यहाँ पर एक मैग्नेट है दैट इज साउथ, यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेट दे रखा है दैट इज साउथ एंड दैट इज N, बिल्कुल पहले जैसा ही है। आप सोच करके देखिए कि जो साउथ है ये इसके पास आना चाहता है, बिल्कुल कैपेसिटर वाले क्वेश्चन के जैसा। तो सिस्टम क्या चाहेगा बच्चा लोग कि ई ससुरा साउथ लेके आ रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो तो बढ़ जाएगा ना B इंटू ए, क्योंकि B बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। बट सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंजेस, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर ऐसी करंट चलेगी जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो इसका अपोज करे, साउथ का अपोज करने के लिए यहां पर बच्चा लोग साउथ का ही होना तय है, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं इसको वापस आपके साइड्स पे बनाऊं, तो ये ऐसे गया हुआ है, ये आपका Q है, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसमें साउथ करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये देखिए करंट ऐसे बहेगी। तो अगर करंट ऐसे बहेगा तो मेरा थंब इधर जा रहा है, मतलब यहां पर एक इमेजिनरी मैग्नेट ऐसे आएगा जो यहां नॉर्थ कर देगा और यहां साउथ कर देगा। मतलब कि इस साइड से आप देखिएगा तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर साउथ आ ही रहा है तो उसका अपोज हो जाएगा। वेरी सिंपल लॉजिक। तो अभी साउथ बनाने के लिए यहां से चलने वाली करंट बच्चा ऐसे है, ये ऐसे जाएगी, फिर इसके अंदर से एंट्री मार के ऐसे जा करके, फिर ऐसे जा करके ऐसे ऐसे चलती रहेगी, डिचकियाँ, मतलब कि यहाँ पर ऐसे आकर के ऐसे जाएगी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा QR एंड देन P, यानी इसका आंसर क्या हो गया QR एंड देन P। बहुत सारे किताबों के अंदर जब आप NCERT का डायग्राम देखते हो तो ये ना ऐसे मिला देते हैं, जब ये मिल जाता है, ये बेचारा मिल जाता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं इसको P समझूं या उसके बाजू वाला P समझूं। तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, कई किताबों में इसको ही P ले लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, और कैसे S आया कैसे N आया वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको S और N वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता दूं, देखिए बच्चा, जैसे ऐसा समझिए कि ये ना ऐसे बोर्ड के बाहर है, ये वाला आउटसाइड, और ये बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है, मतलब ये इन और ये आउट, ये ऐसा है। यहाँ बच्चों साउथ है, ये दूर जा रहा है, तो ये कॉइल्स का फ्लक्स घटेगा, ये चाहेगा कि यार दूर मत जाना, प्लीज आ जाना,
तो ये नॉर्थ कर देगा। अब अगर नॉर्थ बनाना चाहता है तो नॉर्थ में नॉर्थ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे, मतलब करंट वह ऐसे चलेगा बच्चा लोग, मतलब इसके अंदर जो करंट है ना बच्चा लोग वो ऐसे चलेगी। ये आउटसाइड है तो आउटसाइड से करंट ऐसे आएगी, मतलब ये ऐसे, तो मतलब अगर मैं यहां से देखूंगा तो जब मैं यहां से देखूंगा बच्चा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। गॉट माई पॉइंट, अच्छे से क्लियर है, राइट? हाँ ये नॉर्थ हो जाएगा, सही है, डन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए। इसका मैं बताता हूँ बिकॉज थोड़ा सा अलग है, लॉजिकल है। इसमें क्या बोलता है कि एक ना ऐसे स्ट्रेट वायर है और करंट इज डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट, और यहां पर ना कॉइल ऐसे रखा हुआ है। आप जरा सोच करके देखो कि मैं इसमें से करंट अगर ऐसे फ्लो करा रहा हूं और ये कॉइल का सेंटर है जो कि उसके एक्सिस से ही पास आउट हो रहा है, तो इस करंट से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी कॉइल के साथ ही लिंक हो गई। ये ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं बोलूंगा इसके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो बोलोगे सर राइट हैंड थंब लगा दो ना, तो मेरी 4 उंगलियां कैसे बच्चा लोग, ये इस तरीके से, और रिंग भी आपने ऐसे रखा है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी रिंग पर अटैच्ड है। क्या वो उस रिंग को काट रही हैं? काटती तब ऐसा होता, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती तब कटता यार। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, रिंग भी ऐसा है, तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ भी। जब तक चेंज नहीं हुआ फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ आएगा नहीं। गॉट माय पॉइंट? यहां देखो एक वर्ड देखो, आप बोल सकते हो सर डिक्रीज हो रहा है करंट, बट लिखा है स्टेडी रेट, सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है। अगर ये कॉइल को मैं ऐसे रखता तब बात बन सकती थी, तब आपका ईएमएफ आता, लेकिन अभी यहाँ पर ईएमएफ आने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक, चलो तो ये आपका पहला सवाल डन हो गया। आइए वापस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2, अगेन द लेंजेस लो, एक बताऊंगा एक आपको ट्राई करना है। यहाँ पर कहता है कि ये एक लूप दिया हुआ है बी सी डी एंड देन ए, और इसको जब हम ऐसे खींचते हैं, जब आप इसको खींचोगे तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के हिसाब से एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स अगर बढ़ जाएगा तो सिस्टम उसका अपोज करने के लिए बाहर अगर क्रॉस क्रॉस है तो इसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देगा जो डॉट होगा। डॉट होने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब कि इस लूप में बच्चा लोग, इस लूप में बच्चा लोग कैसी करंट फ्लो कराइए, बाहर की तरफ है मतलब कि नॉर्थ, और अगर नॉर्थ करना है तो ये देखिए क्रॉस है ना, तो ये ऐसे हुआ और ये नीचे की तरफ लाइन जा रहा है तो फिर ऐसे, तो फिर यहाँ देखो ऐसे जा रहा है तो इस साइड में करंट ऐसे और फिर ऐसे चलेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आंसर आपका आ जाएगा डी सी बी ए, तो डायरेक्शन हो गया डी सी बी ए एंड देन डी, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। यहाँ देख लो, यहाँ पे इसको सिकोड़ रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, एरिया घट जाएगा, एरिया घटेगा फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घट रहा है तो आप चाहोगे फ्लक्स बढ़ जाए। फ्लक्स बढ़ाने के लिए इसमें से करंट को कैसे फ्लो कराओगे? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसमें से ऐसी करंट फ्लो कराओ जो खुद भी पहले से डॉट है तो ऐसे डॉट हो जाए, अगेन वही सेम आंसर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे डॉट है ना, तो फिर ये नॉर्थ बनाना चाहता है, मतलब कि ये देखो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऐसा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? डी सी बी एंड देन ए, डी सी बी ए एंड देन डी, डन। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 6.3 अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यहां ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल होता है। 15 लेंथ सेंटीमीटर में 10 की घाते माइनस में 2, यानी कि 1500 टर्न्स पर मीटर, तो इसको आप लिख सकते हो टर्न्स पर मीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। हैज ए स्मॉल लूप एरिया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एरिया दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस के नॉर्मल रखा गया है सोलेनॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर एज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। कुछ क्वेश्चन में फिर से गड़बड़ है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, जस्ट अ सेकंड बच्चा इसको भी सही करता है। सही है बच्चा, सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड रखा है, कोई ना, तो इस तरीके से एक सिचुएशन है, एरिया दे रखा है, ठीक है। और फिर कहता है इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मतलब कि आपका I1 है 2 एम्पियर और ये आपका I2 है दैट इज 4 एम्पियर, करेक्ट। एंड द टाइमिंग डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड।
तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग, तो हमें निकालना है ईएमएफ। अच्छा, ईएमएफ का फॉर्मूला सोच लीजिए, ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाई डी टी। माइनस में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माइनस क्या शो करता है, दैट इज लेंजेस लॉ, अपोजिट डायरेक्शन। सो ये आपका हो जाएगा फाई बी इंटू ए, एरिया को बाहर कर दीजिए। अच्छा, डी बी बाई डी टी में ध्यान देना बच्चा लोग, हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, राइट, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, सो म्यू नॉट स्मॉल एन आई। नाउ म्यू नॉट इज नॉट चेंजिंग, एन इज नॉट चेंजिंग, उसको ही बाहर कर दो। सो म्यू नॉट स्मॉल एन, ये बाहर आ गया, साथ में ए भी बाहर आ गया, एंड देन वी हैव डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, करेक्ट। सो फाइनली अब हमारे पास डी आई बाई डी टी भी है, बिकॉज हम लिख सकते हैं आई टू माइनस में आई वन, एवरीथिंग वी हैव, प्लेस द वैल्यू, गेट योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल। चलो ये देखो बच्चा, सो सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है, जब आप इसको रख दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है कितना, दैट इज 7.54 इंटू 10⁻⁶ वोल्टेज। ऑलराइट, सो आइए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बोर्ड में भी पूछा है, कई बार पूछा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी गलती करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर वायर है, लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर एक साइड है और एक साइड आपका 2 सेंटीमीटर है, विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट, क्योंकि इसमें स्मॉल कट इसलिए देंगे बिकॉज एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ईएमएफ जनरेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड है बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग, दैट इज 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, तो लूप के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा है और एक बार बड़े वाले साइड से ऐसे आप चला रहे हो, तो बड़ा ही सिंपल। अगर मैं लॉन्गर साइड की बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है बच्चा, तो 0.3, वेलोसिटी कितना है बच्चा, सो दैट इज 1 इंटू 10⁻², एंड देन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेंथ, लेंथ हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लीजिए। अगर आप लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे है बच्चा, ध्यान देना, तो लॉन्गर साइड के लिए अगर हम जा रहे हैं तो E इज इक्वल टू बी वी एल पे L क्या लोगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो वेलोसिटी अगर इस तरीके से है ना, वेलोसिटी ऐसे है तो फिर ये साइड आपका परपेंडिकुलर हुआ ना, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻², ये आपका निकल करके आ जाएगा ईएमएफ, राइट। बट इसमें एक और सवाल पूछा है कि फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कितने समय तक ये इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। तो जब आप लॉन्गर साइड की बात कर रहे हो तो लॉन्गर साइड ऐसे आ रहा है, तो जब वो 2 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर कर ले उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे समझ लीजिए कि ये यहाँ पर है, अब ये 2 सेंटीमीटर पूरा आ जाए तो ये बाहर आ जाएगा। भाई ये 8 सेंटीमीटर का लंबा लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब जाहिर सी बात है कि 2 सेंटीमीटर कवर करेगा तो बाहर आ गया। तो जब ये 2 सेंटीमीटर कवर कर लेगा बाहर आ जाएगा तो फिर खत्म हो गया ईएमएफ, ईएमएफ तो अभी तक रहेगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो वो कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ध्यान रखना डिस्टेंस जो है आपका कितना, 2 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितना, तो स्पीड दे रखा था बच्चा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट में जाएं तो अगेन E इज इक्वल टू बी वी एल, तो ये शॉर्टर वाला है, शॉर्टर साइड। जब आप इसे ऐसे लेकर के जाएंगे तो आप ये लेंथ लेंगे, बी सब कुछ सेम है, वी सब कुछ सेम है, ये आपका 2 इंटू 10⁻² होगा। लेकिन जब आप टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे बच्चा, तो जब ये यहाँ जा रहा है तो फिर इतना डिस्टेंस के बाद ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² अपॉन 1 इंटू 10⁻²। दैट्स इट, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो 2 सेकेंड और दूसरे वाले में भी सेम आंसर है, यहाँ दिया है, ये रहा, यस 8 सेकेंड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले गले की प्यास बुझाते हुए बाबा एसएसपी
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा देख के ही लग रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 t इज पैरेलल टू द एक्सिस। ये में डेवलप कितना होगा तो E इज इक्वल टू सीधा सीधा बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लगा दीजिए। आर यानी रेडियस ना दिया हो तो लेंथ आपको दिया ही है बच्चा लोग, वैल्यू दे रखी है, खेला खत्म। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, एवरीथिंग इज गिवन राइट। चलो हाँ, इसे सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, छठे सवाल पर। देखिए ध्यान से, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है बच्चा लोग 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स दिए हैं, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो आपको बोलता है ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil and calculate the average power loss due to joule in heating and where does this power come from। तो एक सर्कुलर कॉइल है, रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा ये ऐसे घूम रहा है ताकि फ्लक्स में चेंजेस हो, ठीक। तो ये तो आपके जनरेटर के जैसा थ्योरी लग रहा है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं मैक्सिमम निकालूं वी मैक्स तो बच्चा ये आपका हो जाएगा NAB ओमेगा, लेकिन अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो वो डायरेक्टली जीरो होगा, बिकॉज साइन ओमेगा टी का फंक्शन में ये इसी तरीके से होता है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जितना पॉजिटिव साइकिल पे उतना ही नेगेटिव साइकिल पे, तो इसका आंसर ओवरऑल एवरेज 0 हो जाता है। वैसे भी अगर आप इसको पूरी तरह से प्रूफ करना चाहते हो तो किसी भी फंक्शन का जो एवरेज होता है वो आप इस तरीके से निकालते हैं 1/t 0 से लेकर के t एंड देन NAB ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा टी। विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो साइन और कॉस का हमेशा क्या होता है, एक चक्कर पे आपका एवरेज वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है। इसी में एक और चीज पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस। तो एवरेज पावर लॉस, सो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, करेक्ट। लेकिन ये आप पढ़ोगे अभी आगे, एक 7वां चैप्टर आएगा इसके बाद में, करंट अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर RMS वैल्यू ली जाती है और RMS वैल्यूज को याद कर लीजिए, V मैक्स डिवाइडेड बाई √2 एंड I मैक्स डिवाइडेड बाई √2, यानी आपका हो गया VM IM डिवाइडेड बाई 2, √2 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सामने निकल करके V मैक्स आ जाएगा। अगर V मैक्स आ गया तो फिर I मैक्स तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज I max is equal to what V max divided by R, because resistance is there, so you can easily calculate this। सवाल ये बोलता है कि ये पावर लॉस आया कहाँ से, तो देखिए जनरेटर जैसा ही सीन हुआ ना, अभी कॉइल के अंदर फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, तो कॉइल के अंदर फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपने उसको घुमाया, जब आपने उसको घुमाया तो घुमाते वक्त बच्चा लोग लगातार फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ तो EMF आया तो करंट आया, अब ये बन गया करंट कैरिंग कॉइल। तो जब ये करंट कैरिंग कॉइल बन गया तो करंट कैरिंग कॉइल के अंदर टॉर्क भी तो लगता है, तो उस टॉर्क को काउंटर करने के लिए आप जो है इसको घुमाते हो, यानी आप जो काम कर रहे हो वही काम यहाँ पर एनर्जी लॉस के फॉर्म में दिखाई देता है, पावर के फॉर्म में दिखाई देता है। डन, ठीक है। तो वो है एनर्जी सोर्स जो एक्सटर्नली आप काम कर रहे हो टू काउंटर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द लूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, ध्यान दीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लंबा, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is falling with a speed of 5 meter per second। So we have a horizontal straight wire 10 मीटर लंबा extending from east to west is falling with a speed of, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ ना, नम 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 नम, थोड़ा आसान करते हैं इसको, ऐसा बना देते हैं, इसको मैं नॉर्थ मानता हूँ, इसको मैं साउथ मानता हूँ और इसको मैं मानता हूँ इस तरीके से, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ये साउथ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी और ये ऐसे गिर रहा है, ये नॉर्थ साउथ है ना, तो ये आपका ऐसे गिर रहा है ऐसे, ठीक है। ये 3D पिक्चर ऐसे बाहर निकलने वाले डायरेक्शन में ऐसे गिर रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये ऐसे गिर रहा है, सवाल ऐसा कुछ दे रखा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of earth magnetic field. This is the horizontal component of earth magnetic field which is always lying in south to north direction. तो मेरी ऐसे ही इमेजिन करो मेरे साथ, आप ऐसे खड़े हो जाओ, लेक्चर को सुनो और ध्यान से फील करना, because physics is all about imagination, trust me. Once you start learning the physics by clearly, the concept of day will come in your life when you realize that you are in mohabbat with the subject. फिर आप अपने वाले सबको भूल जाओगे, सिर्फ फिजिक्स के साथ प्यार मोहब्बत हो जाएगा. अरे वाह क्या बात है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक, और ये रहा मेरा ईस्ट और ये रहा मेरा वेस्ट, ये ऐसे गिरा डिचुक परपेंडिकुलर. ओके, और क्या दे रखा भाई साहब. पहला सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर. इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल टू बीवीएल. यार पहले वाले का तो आंसर ऐसे ही निकल गया. बीवीएल, एल कितना दिया है क्या, 10 मीटर, सब दे रखा है, हो गया. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ईएमएफ का डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस कहाँ पर है, तो फील करते हैं फिर से. ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है. मेरे तरफ ढिच के आओ, इधर आ रहा है, दिल पे आ रहा है बच्चा लोग, ऐसे इधर आ रहा है, साउथ से नॉर्थ. ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है. तो चलिए अब हम E इज इक्वल टू BVL में V क्रॉस B का डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो आपका फॉर्मूला होता है, ये जो आप E लिखते हो ना BVL, ये रियलिटी में ऐसा है बच्चा, V क्रॉस B एंड देन डॉट में DL. आपने जो डिराइव किया है उसके अंदर V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है. और जब डॉट हटाते हैं तो लेंथ के साथ वो मैग्नेटिक V क्रॉस B का वेक्टर में इसके साथ एंगल बनाता है 0, तो कुल मिला के BVL आ ही जाता है. इसीलिए हमेशा V क्रॉस B को देखें, राइट. V क्रॉस B, तो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मेरे साइड. तो दिस इज वेलोसिटी एंड मेरे हाथ देखिए, ढिचकियां, थंब मेरा इधर गया. मैंने पहले ही कहा था ये बाहर आने वाला डायरेक्शन वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है. तो अगर मेरा थंब इधर है, फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड मेरे दिल के साइड है बच्चा लोग, मतलब मेरे साइड है, तो V क्रॉस B. अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गया, ज़्यादा नीचे नहीं करना है. तो V क्रॉस B, थंब कहाँ है, अंदर. तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर खिसक गए हैं बच्चा लोग. तो ये इसका मतलब है बच्चा पार्टी नेगेटिव हुआ. इसका मतलब मेरे लाल बाल गोपाल, अगर मैं यहाँ पर एक लाइट जोड़ दूं तो उसमें से करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, यानी वेस्ट से ईस्ट. ई आपका पॉजिटिव पर है और ये आपका नेगेटिव पर है, खत्म. करंट ऐसे चलेगा वेस्ट से ईस्ट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज ई पॉजिटिव एंड डब्ल्यू नेगेटिव. विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स ई प्लस है, खत्म. चलो आगे बढ़ते हैं. करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर से लेके इतना एम्पियर. तो मेरे प्यारे I1 दे रखा है 5 एम्पियर एंड I2 दे रखा है 0 एम्पियर. टाइमिंग दे रखा है 0.1 सेकेंड. सो इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्टेज, ठीक है, 200 वोल्टेज इंड्यूस्ड, गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट. सो वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू L di बाई डी टी. यहाँ पर माइनस रहता है, E आपके पास में है, डेल्टा टी आपके पास में है. di के जगह पर आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी. कैलकुलेट कर लीजिए, L, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे क्षमा छम, दैट्स इट. ऑलराइट बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी. सो यू हैव M which is 1.5 हेनरी. If the current in one coil changes from 0 to 20, यानी कि जो फाइनल है I2 वो 20 एम्पियर और जो इनिशियल है वो है आपका 0 एम्पियर in 0.5 सेकेंड, which is delta t of course. ठीक है, ओके. So what is the change of the flux linkage with the other coil? फ्लक्स की बात कर रहा है बच्चा, डेल्टा फाई. तो जाहिर सी बात है, मेरे को M दिया है, I दिया है, तो फिर मैं इसी पर आऊंगा. E इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा I अपॉन में डेल्टा टी. E के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी. सो ये आ गया आपका माइनस में M डेल्टा I अपॉन में डेल्टा टी. नंबर ऑफ टर्न्स बच्चा नहीं दिया है तो इसको आप 1 कंसिडर करिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा. इट इज सिंपल M डेल्टा I. खेला खत्म, खेला. सो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम. टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय.